शाम का धुंधलका चारों ओर फैल चुका था। शहर की चकाचौंध से दूर एक पुराने और जर्जर कच्चे घर में दिए की मध्यम रोशनी कांप रही थी। घर की दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर खपैलें रखी थीं, जो कई सालों की बारिश झेलकर काली पड़ गई थीं। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था, जहां एक मिट्टी का चूल्हा बुझा हुआ पड़ा था। आर्या, जो अपनी कम उम्र में ही घर की मुखिया बन गई थी, दिन भर की मजदूरी के बाद थक कर लौट रही थी। उसके सिर पर सूखी लकड़ियों का एक छोटा गट्ठर था। उसका छोटा भाई आर्यन, जो करीब 10 साल का था, आंगन में बैठा अपनी फटी हुई किताबों को सहेज रहा था। वह शारीरिक रूप से तो स्वस्थ था, लेकिन छोटा और मासूम होने के कारण अपनी बहन के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। उफ, आज लकड़ियां बहुत भारी थीं। आर्यन, अरे ओ आर्यन, कहाँ खोया है? देख, आज बाजार में थोड़े ज्यादा पैसे मिले तो मैं तेरे लिए गर्मा गर्म समोसे लाई हूँ। दीदी, आप इतनी देर क्यों लगा देती हैं? सूरज डूबते ही मुझे डर लगने लगता है। जब तक आप नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे ये खामोश जंगल मुझे निगल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए समोसे, मुझे बस आप साथ चाहिए। पागल है क्या? तू तो मेरा बहादुर भाई है। देख, मैं तेरे लिए कितनी मेहनत करती हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं घर नहीं आऊंगी तो तेरी पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा? पर दीदी, पढ़ाई करके क्या होगा? आज स्कूल में सब कह रहे थे कि जमींदार रामलाल इस जमीन को हथियाने वाला है। वो कह रहे थे कि अनाथ बच्चों के पास रहने का कोई हक नहीं। दीदी, क्या वो हमें इस घर से निकाल देंगे? जहां माँ की लोरी गूंजती थी, क्या वो घर अब हमारा नहीं रहेगा? सुन आर्यन, जब तक तेरी ये बड़ी बहन जिंदा है, कोई हमें इस दहलीज से बाहर नहीं कर सकता। ये घर हमारे माँ बापू की आखिरी निशानी है। जमींदार के पास चाहे कितनी भी ताकत हो, पर वो हमारे हक को नहीं छीन सकता। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। दीदी, मुझे डर लगता है। जब आप शहर जाती हैं तो जमींदार के आदमी यहाँ चक्कर काटते हैं। वो घर को ऐसे देखते हैं जैसे कोई शिकारी शिकार को देखता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं आपकी रक्षा भी नहीं कर पाता। काश मैं बड़ा होता तो आपकी तरह बोझा उठाता और आपको काम पर नहीं जाने देता। अरे मेरा छोटा बापू, तू छोटा है तो क्या हुआ? तेरी हिम्मत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू जानता है ना, जब तू मुस्कुराता है तो मेरी सारी थकान मिट जाती है। हम गरीब जरूर हैं, पर लाचार नहीं। आज रात हम चूल्हे पर दाल बनाएंगे और तू मुझे अपनी स्कूल की नई कविता सुनाएगा, ठीक है? आर्या ने प्यार से आर्यन का चेहरा पोंछा और दोनों भाई बहन मिलकर चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगे। बाहर जंगल में सन्नाटा गहरा रहा था और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर भाई बहन के प्यार और विश्वास का उजाला फैला हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि अंधेरे में कुछ काली परछाइयां उनके इस राजमहल को ढाने की साजिश रच रही थीं। रात गहरा चुकी थी, चूल्हे की आग अब शांत हो गई थी, लेकिन आर्या और आर्यन के मन में हलचल मची हुई थी। दोनों भाई बहन एक पुरानी फटी हुई दरी पर बैठे थे। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने और घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। घर का लकड़ी का दरवाजा किसी ने बहुत जोर से पीटा, जिससे दीवार से थोड़ी मिट्टी झड़कर नीचे गिर गई। आर्यन डर के मारे कांपने लगा और उसने आर्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। दीदी, देखिए, वही लोग आए हैं। मैंने कहा था ना कि वे रात के अंधेरे में आएंगे। मत खोलिए दरवाजा दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत आर्यन, मैं हूं ना। तू अंदर वाले कमरे में जा और माँ की तस्वीर के पास बैठ। मैं देखती हूँ कौन है। आर्या ने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से दरवाजे की लकड़ी की सांकल खोली। बाहर जमींदार रामलाल का मुंशी हरी और 2 हट्टे कट्टे लठैत मशालें लेकर खड़े थे। आग की रोशनी में उनके चेहरे बहुत डरावने लग रहे थे। क्यों री आर्या, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं अंदर जमींदार साहब के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं बुन रही थी? आधी रात को किसी के घर का दरवाजा पीटना साजिश नहीं तो और क्या है मुंशी जी? कहिए, इस वक्त यहाँ क्या काम है? काम सीधा और साफ है। जमींदार साहब का सब्र अब जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा है कि ये जमीन और ये घर अब उनके नाम कर दो।
बदले में तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे तुम शहर में जाकर अपना और अपने इस छोटे भाई का पेट पाल सकोगी। वरना क्या? क्या जमींदार साहब अब अनाथ बच्चों के सिर से छत छीनकर अपनी शान बढ़ाएंगे? मुंशी जी, ये घर हमारे पुरखों की निशानी है। यहाँ हमारे माँ बाप की रूह बसती है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी विरासत बेचने के लिए पैदा नहीं हुए। चले जाइए यहाँ से, हम अपना घर कभी नहीं देंगे। चुप रहे छोकरे, ज्यादा जुबान मत चला, वरना ये घर गिराने में हमें एक पल भी नहीं लगेगा। आर्या समझ ले, कल सुबह जमींदार साहब खुद चौपाल पर फैसला करेंगे। अगर तूने वहां कागजात पर अंगूठा नहीं लगाया तो जंगल में भटकने के लिए तैयार रहना। मुंशी और उसके आदमी धमकी देकर चले गए। उनके जाते ही आर्या जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो उन्हें आर्यन को दिखाना नहीं चाहती थी। आर्यन दौड़ कर आया और आर्या के गले लग गया। दीदी, क्या वो सच में हमारा घर तोड़ देंगे? हम कहाँ सोएंगे? मेरी किताबें, माँ की पुरानी साड़ी, बापू की लाठी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं आर्यन, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू देख लेना, कल मैं चौपाल पर जाऊंगी। मैं गांव वालों के सामने हाथ जोड़ूंगी। उन्हें याद दिलाऊंगी कि बापू ने सबकी कितनी मदद की थी। सच का रास्ता लंबा होता है छोटे, पर वो हारता नहीं है। दीदी, आप इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हैं? जमींदार के पास बंदूकें हैं, पैसे हैं, और हमारे पास तो बस ये मिट्टी की दीवारें हैं। क्या भगवान हमारी मदद करेंगे? भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं। आर्यन, तू मेरा स्वाभिमान है। तेरे भविष्य के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। अब तू सो जा, सुबह हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। उस रात कोई नहीं सोया। आर्या पूरी रात जागकर अपनी माँ की पुरानी पोटली को देखती रही, जिसमें घर के पुराने कागजात रखे थे। बाहर की हवा तेज हो गई थी और रह रहकर बिजली कड़क रही थी, मानो कल की बड़ी तबाही का आगाज कर रही हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में हलचल शुरू हो गई थी। गांव की पुरानी चौपाल, जो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे थी, वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। जमींदार रामलाल अपनी मखमली गद्दी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तभी भीड़ को चीरते हुए आर्या पहुंची। उसने आर्यन का हाथ कसकर थाम रखा था। आर्यन के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन आर्या की चाल में एक गजब का दृढ़ संकल्प था। आओ आर्या, हमें लगा शायद तुम डर के मारे गांव छोड़ गई होगी, पर तुम तो अपनी किस्मत खुद चलकर यहाँ ले आई। कहो, कागजात लाई हो या फिर कोई नया बहाना? जमींदार साहब, मैं यहाँ बहाना बनाने नहीं, इंसाफ मांगने आई हूँ। ये पूरा गांव जानता है कि ये जमीन मेरे पिता ने अपनी मेहनत से सींची थी। आप किस हक से हमसे हमारा आशियाना मांग रहे हैं? हक ताकतवर का होता है लड़की। तेरे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था, जो उसने कभी चुकाया ही नहीं। अब ब्याज समेत उस कर्ज की कीमत ये जमीन है। अगर तू चुपचाप अंगूठा लगा दे तो मैं तुझे शहर जाने का किराया भी दे दूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं। बापू ने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। वो हमेशा कहते थे कि अपनी कमाई की रोटी सबसे मीठी होती है। आप हमें धोखा दे रहे हैं। चुप रहे लड़के, बड़ों के बीच में जुबान नहीं लड़ाते। जमींदार साहब रहम कर रहे हैं, वरना तुम दोनों को अभी इसी वक्त गांव से बाहर फेंकवा सकते हैं। काका, ताऊ, आप सब तो मेरे बापू के साथ ही रहे हैं। क्या आप चुपचाप ये अन्याय होते देखेंगे? क्या अनाथ होना इतना बड़ा गुनाह है कि हमारे सिर से छत छीन ली जाए? क्या आप में से कोई हमारे हक के लिए नहीं बोलेगा? गांव वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ लोगों की आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन जमींदार के खौफ के कारण किसी ने भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्या की तेज चलती सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। दीदी, कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्या सब लोग जमींदार साहब से डरते हैं? क्या हमारे बापू का कोई दोस्त नहीं है यहाँ? डर बहुत बड़ी चीज है आर्यन, पर याद रख, खामोशी भी एक तरह का साथ देना ही है। जमींदार साहब, अगर आप सोचते हैं कि हम अकेले हैं और आप हमें डरा लेंगे, तो ये आपकी भूल है। मैं इस जमीन को नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बहुत हुआ नाटक।
मुंशी, इसके घर के बाहर ढोल पिटवा दो। कल सुबह मेरा हल उस जमीन पर चलेगा। अगर ये दोनों वहां से नहीं हटे तो मिट्टी में घर के साथ ये भी दब जाएंगे। फैसला अब हो चुका है। जमींदार गुस्से में वहां से चला गया। गांव वाले भी धीरे धीरे खिसकने लगे। आर्या वहीं चौपाल की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसका सिर चकरा रहा था। आर्यन उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथ चूमने लगा। दीदी, अब क्या होगा? कल वो हमारा घर तोड़ देंगे। हम कहाँ जाएंगे? क्या हम रात को उस नीम के पेड़ के नीचे सोएंगे? नहीं आर्यन, मैं तुझे सड़क पर नहीं आने दूंगी। अगर गांव वाले चुप हैं तो मैं शहर जाऊंगी। मैं बड़े साहब के पास जाऊंगी। बापू के पास जमीन के पक्के कागज थे। वो जरूर कहीं घर में ही होंगे। हमें बस उन्हें ढूंढना है। दीदी, अगर वो कागज नहीं मिले तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं आज की रात हमारे घर में आखिरी रात ना हो। उम्मीद मत छोड़ छोटे। आज की रात हम घर का कोना कोना छान मारेंगे। माँ की पुरानी संदूक में जरूर कुछ होगा। तू बस मेरा साथ दे, हम हारेंगे नहीं। आर्या और आर्यन वापस अपने घर की ओर चल पड़े। उनके पीछे मुंशी के आदमी साए की तरह लगे हुए थे। सूरज ढल रहा था और एक काली डरावनी रात उन दोनों भाई बहन का इंतजार कर रही थी, जो उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। सूरज ढल चुका था और घर के बाहर मुंशी के आदमियों के पहरे की आहट सुनाई दे रही थी। आर्या और आर्यन ने घर का दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद कर लिया था। घर के अंदर सन्नाटा था, जिसे केवल मिट्टी के दिए की फड़फड़ाहट तोड़ रही थी। आर्या ने कोने में रखी अपनी माँ की पुरानी लोहे की भारी संदूक को बीच आंगन में घसीटा। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी, जो सालों से न खुलने की गवाह थी। दीदी, क्या आपको यकीन है कि बापू ने कागजात इसी में रखे होंगे? माँ तो हमेशा कहती थी कि इस संदूक में उनकी शादी का जोड़ा और कुछ पुरानी यादें हैं। बापू का स्वभाव मैं जानती हूँ आर्यन। वो अपनी सबसे कीमती चीजें हमेशा माँ के पास ही रखते थे। अगर इस घर को बचाने का कोई रास्ता है तो वो इसी संदूक के अंदर छिपा होगा। आर्या ने संदूक का पुराना झंग लगा ताला एक पत्थर की चोट से तोड़ा। ढक्कन खुलते ही कपूर और पुरानी किताबों की महक हवा में फैल गई। ऊपर माँ की लाल चुनरी रखी थी, जिसे देखते ही दोनों की आंखें भर आईं। आर्या ने धीरे धीरे कपड़े हटाए तो नीचे कुछ पुरानी चिट्ठियां और एक चमड़े का थैला मिला। दीदी, वो देखिए, वो थैला, उसमें कुछ सरकारी कागज जैसा लग रहा है। जल्दी खोलिए इसे। ठहरो आर्यन, ये तो जमीन के कागज हैं। और देखो, इसमें साफ लिखा है कि बापू ने जमींदार का सारा कर्ज अपनी मौत से 1 साल पहले ही चुका दिया था। इस पर जमींदार के पिता के दस्तखत भी है। इसका मतलब जमींदार झूठ बोल रहा था। दीदी, अब तो हम बच गए। अब हम ये कागज सबको दिखाएंगे और वो हमारा घर नहीं छीन पाएगा। तभी अचानक घर की खिड़की पर एक पत्थर आकर गिरा और कांच की तरह सूखी मिट्टी बिखर गई। बाहर से मुंशी की आवाज आई, मशालें तैयार रखो, अगर सुबह तक खाली नहीं किया तो आग लगा देंगे। आर्यन डर के मारे आर्या से चिपक गया। आर्यन, ये कागज हमारी ढाल है, लेकिन अभी ये हमारे पास सुरक्षित नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि हमें ये मिल गए हैं तो वो इन्हें जला देंगे। हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। पर दीदी, बाहर तो पहरा है और इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? जंगल का रास्ता तो बहुत डरावना है। मेरी बात ध्यान से सुन। हम पिछवाड़े की छोटी खिड़की से निकलेंगे। तू मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। हमें शहर के बड़े बाबू कलेक्टर के पास पहुंचना है। वो न्यायप्रिय इंसान है। अगर हम सुबह होने से पहले वहां पहुंच गए तो जमींदार का खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है दीदी, मैं नहीं डरूंगा। माँ बापू हमारे साथ है ना। मैं दौड़ूंगा दीदी, आपके साथ तेज चलूंगा। बस आप घबराना मत। मेरा वीर भाई, चल ये कागज को कस कर पकड़ ले। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। आर्या ने दिया बुझा दिया। अंधेरे में दोनों भाई बहन रेंगते हुए घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़े। बाहर पहरेदारों के हंसने की आवाजें आ रही थीं। आर्या ने सावधानी से खिड़की खोली और पहले आर्यन को बाहर उतारा, फिर खुद कूदी। ठंडी हवा और जंगल का सन्नाटा उनका स्वागत कर रहा था। दोनों अंधेरे रास्तों पर नंगे पैर दौड़ने लगे, जहां हर झाड़ी किसी दुश्मन की तरह लग रही थी।
रात के 2 बज रहे थे। आकाश में काले बादलों ने चंद्रमा को पूरी तरह ढक लिया था। आर्या और आर्यन जंगल के उस संकरे रास्ते पर भाग रहे थे जहां कांटों भरी झाड़ियां उनके पैरों को जख्मी कर रही थीं। आर्यन की सांस फूल रही थी, लेकिन वह अपनी दीदी का हाथ छोड़े बिना पूरी जान लगाकर दौड़ रहा था। तभी पीछे से तेज रोशनी और घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देने लगी। दीदी, दीदी रुकिए, पीछे देखिए, मशालों की रोशनी आ रही है। मुंशी के आदमियों को पता चल गया है कि हम घर में नहीं हैं। वो हमें पकड़ लेंगे दीदी। डर मत आर्यन, बस थोड़ा और। वो जो सामने बरगद का पुराना पेड़ दिख रही है, उसके पीछे से शहर जाने वाला मुख्य रास्ता शुरू होता है। तू बस अपनी हिम्मत मत हारना। अगर हम पकड़े गए तो वो कागज छीन लेंगे। अचानक आर्यन का पैर एक उभरी हुई जड़ से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। आर्या तुरंत उसके पास बैठी। पीछे से घोड़ों की आवाज़ और करीब आ रही थी। दीदी, मेरा घुटना बहुत दर्द हो रहा है। आप भाग जाइए, आप ये कागज लेकर शहर जाइए, मैं यही छिप जाता हूँ। अगर मैं आपके साथ रहा तो वो हम दोनों को पकड़ लेंगे। चुप कर, होश में है तू? तुझे यहाँ अकेला छोड़कर मैं चली जाऊं? आर्यन, मैंने माँ से वादा किया था कि मैं तेरी ढाल बनूंगी। अगर आज हमें मरना भी पड़ा तो हम साथ मरेंगे। चल, मेरी पीठ पर चढ़ जा। नहीं दीदी, आप पहले से ही बहुत थक गई हैं। मैं इतना भारी हूँ, आप मुझे लेकर कैसे दौड़ेंगी? वो लोग पास आ रहे हैं, देखिए। आर्यन, ये तेरी दीदी का हुक्म है, जल्दी कर। आर्या ने आर्यन को अपनी पीठ पर लादा और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जो थकना नहीं जानती थी। वह दौड़ते दौड़ते एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गई। तभी मुंशी के आदमी ठीक वहीं से गुजरे। वो लोग यही कहीं होंगे, पैर के निशान इसी तरफ जा रहे हैं। जमींदार साहब ने कहा है कि अगर वो शहर पहुंच गए तो हमारी खैर नहीं, ढूंढो उन्हें। आर्यन ने डर के मारे अपना मुंह आर्या के कंधे में छिपा लिया। उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। जब घोड़ों की आवाज थोड़ी दूर गई तो आर्या ने लंबी सांस ली और लंगड़ाते हुए सड़क की ओर बढ़ी। तभी उसे सामने से ही एक पुरानी बैलगाड़ी आती दिखी। बैल के गले में बंधी घंटी की आवाज टन टन करके सन्नाटे को तोड़ रही थी। दीदी, देखिए, सामने एक बैलगाड़ी आ रही है। शायद बाबा रामदीन है, वो बाजार जा रहे होंगे। रामदीन काका, रुकिए काका, बचा लीजिए हमें। बैलगाड़ी रुकी। बूढ़े रामदीन काका ने लालटेन ऊपर उठाई और इन दोनों बच्चों की हालत देखकर दंग रह गए। अरे आर्या, आर्यन, बेटा तुम दोनों इस वक्त यहाँ? काका, जमींदार के आदमी हमारे पीछे हैं। वो हमारा घर और जमीन छीनना चाहते हैं। हमें अभी शहर के बड़े बाबू के पास पहुंचना है। हमें अपनी बैलगाड़ी में छिपा लीजिए काका। जल्दी अंदर आओ बच्चों, इस गाड़ी के अंदर छिप जाओ। रामलाल ने बहुत पाप किए हैं, आज मैं तुम बच्चों का साथ जरूर दूंगा। आर्या और आर्यन बैलगाड़ी में चढ़ गए। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, आर्या ने पीछे मुड़कर देखा। गांव की तरफ से धुआं उठ रहा था। जमींदार ने उनके कच्चे घर को आग लगा दी थी। आर्यन यह देखकर सिसकने लगा। दीदी, हमारा घर वो जल रहा है। हमारी यादें, माँ की तस्वीर, सब राख हो गया। घर जला सकते हैं आर्यन, हमारा हक नहीं। जो आग उन्होंने हमारे घर में लगाई है, वही आग कल उनकी बर्बादी का कारण बनेगी। तू बस इन कागजों को अपनी छाती से लगाए रख। अब इंसाफ की सुबह दूर नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही रामदीन काका की बैलगाड़ी शहर के कचहरी परिसर में पहुंची। आर्या और आर्यन बैलगाड़ी से बाहर निकले। उनके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में जीत की चमक थी। शहर का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। बड़ी बड़ी इमारतें और भागते हुए लोग। आर्या आर्यन का हाथ थामकर सीधे कलेक्टर साहब के दफ्तर की ओर बढ़ी। दीदी, क्या ये बड़े बाबू हमारी बात सुनेंगे? हम तो बहुत छोटे और साधारण लोग हैं। क्या वो जमींदार जैसे बड़े आदमी को सजा दे पाएंगे? न्याय की कुर्सी पर बैठा इंसान छोटा बड़ा नहीं देखता आर्यन। बस तू ये कागज संभाल कर रखना। आज हमारे माँ बापू का आशीर्वाद हमारे साथ है।
काफी मिन्नतों के बाद कलेक्टर साहब ने उनकी हालत देखकर उन्हें अंदर बुला लिया। कलेक्टर साहब एक गंभीर और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। आर्या ने कांपते हुए हाथ जोड़कर अपनी पूरी कहानी सुनाई और वो पुराने कागजात मेज पर रख दिया। साहब, हम अनाथ हैं, पर झूठे नहीं। ये कागज देखिए, मेरे बापू ने मरते दम तक अपनी मेहनत से ये जमीन बचाई थी। जमींदार ने आज रात हमारा घर जला दिया ताकि हम बेघर होकर भाग जाएं। हमें सिर्फ अपना हक चाहिए साहब। कलेक्टर साहब ने गौर से कागजों को पढ़ा और उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने तुरंत अपने चपरासी को बुलाकर पुलिस कप्तान को फोन लगाने का आदेश दिया। आर्या, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। ये कागज बिल्कुल असली हैं। जमींदार रामलाल ने न केवल धोखाधड़ी की है, बल्कि एक मासूम परिवार का आशियाना जलाकर अपराध किया है। तुम चिंता मत करो, आज शाम होने से पहले न्याय होगा। शाम का वक्त था। गांव की चौपाल पर जमींदार रामलाल अपनी जीत का जश्न मना रहा था। वह गांव वालों को धमका रहा था कि अब उस जमीन पर उसका गोदाम बनेगा। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई वहां पहुंची। कलेक्टर साहब खुद गाड़ी से उतरे और उनके साथ आर्या और आर्यन भी थे। कलेक्टर साहब, आप यहाँ? इस मामूली जमीन के लिए आपको कष्ट करने की क्या जरूरत थी? मैंने तो इन बच्चों की भलाई के लिए। चुप रहिए जमींदार, आपकी भलाई का कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। बापू के चुकाए हुए कर्ज के कागज मिल गए हैं। जालसाजी, आगजनी और अनाथ बच्चों को प्रताड़ित करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने रामलाल और मुंशी को हथकड़ियां पहना दी। गांव वाले जो अब तक डर के मारे चुप थे, आर्या और आर्यन के साहस को देखकर तालियां बजाने लगे। रामलाल का सिर शर्म से झुक गया था। दीदी देखिए, जमींदार साहब जा रहे हैं, अब कोई हमें नहीं डराएगा। लेकिन दीदी, हमारा घर तो जल गया, अब हम कहाँ रहेंगे? नहीं आर्यन, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। देख, आज पूरा गांव हमारे साथ खड़ा है। हम मिलकर नया घर बनाएंगे, माँ बापू की यादों वाला एक मजबूत घर। हाँ बेटी, कल से ही हम सब मिलकर तुम्हारा घर फिर से खड़ा करेंगे। तुमने हमें डर से लड़ना सिखाया है। तुम इस गांव की बेटी हो। सूरज ढल चुका था, लेकिन इस बार अंधेरा डरावना नहीं था। आर्या और आर्यन अपने जल चुके घर की जमीन पर खड़े थे। राख के बीच से भी उन्हें अपने बापू की मेहनत की खुशबू आ रही थी। दोनों ने आसमान की ओर देखा, जहां एक नया तारा चमक रहा था, मानो उनके माँ बापू मुस्कुरा रहे हों। दीदी, अब ये घर सच में राजमहल जैसा लगेगा, क्योंकि अब यहाँ डर की कोई जगह नहीं है। हाँ आर्यन, और इस महल की नींव हमारा प्यार और सच्चाई होगी। भाई बहन के अटूट विश्वास ने अन्याय के अंधेरे को मिटा दिया था। संघर्ष लंबा था, पर जीत अंततः सत्य की हुई।